नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। मित्रों, आज हम जो हमारा बिंदु है उस बिंदु का नाम है समास। समास और अलंकार विद्वानों के अनुसार और स्टूडेंट्स के अनुसार, सभी के अनुसार, अधिकांश प्रत्येक जीव की यह अवधारणा रही है कि व्याकरण शास्त्र में समास और अलंकार ये दो ही टॉपिक जो हैं बड़े ही कठिन माने जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। कठिन है मानते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले घबराना, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसके लाभ के बारे में सोचना गलत है। यदि ऐसा सोचता है जीव, यदि ऐसा करता है तो उस कार्य में वो सफल नहीं होता है। मित्रों, आप व्यापारी को जानते हो, व्यापारी कभी लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचता। वो मात्र उसका एक लक्ष्य है कि मुझे बिजनेस करनी है, धंधा करना है, उसमें लाभ हो या हानि हो, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी विचार से आप अपना अध्ययन बनाए रखें, अध्ययन में कमी नहीं होने दें, तो आप मंजिल तक अवश्य पहुँचें। यही मेरा कहना है, यही मेरा आत्मविश्वास है। आप मेहनत करें, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। विद्वान ऐसे कहते हैं, महर्षि भर्तृहरि ने लिखा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। मनोरथ ने मनोरथ, केवल मन की इच्छाओं से मनुष्य किसी भी कार्य में सफल नहीं होता। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुझे मात्र कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो आपके लिए फल नहीं मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो। जीव का एकमात्र काम है और वो है कर्म। कर्म ही श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधानो बेस्वीकार राखा, को कर तरक बढ़ावे उसाखा। कर्म ही इस संसार में सब कुछ है। कर्म के द्वारा, ऐसा कहते हैं, विद्वान भी मानते हैं, बुजुर्ग भी मानते हैं कि यदि कोई जीव, यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य में असफल होता है तो ये दोष देखता है कि मेरा भाग्य, मेरी किस्मत खराब थी, मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा। ये बात सत्य है। त्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम, त्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम। त्रिया के चरित्र का और पुरुष के भाग्य का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि कर्म के द्वारा मनुष्य अपने भाग्य की रेखा बदल सकता। कर्म के द्वारा मनुष्य
अपने भाग्य की रेखा बदल सकता है। इसलिए मित्रों, इस जो विचार है, ऐसा जो मानना है, इस विचार से ऊपर उठकर अपने कर्म में लीन हो, और कर्म में लीन यदि आप होंगे तो आप पर्वत के शिखर पर बड़ी ही सरलता से पहुंच सकते हो। ये शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से सदैव आपके साथ रहेंगी। आज हम समास का जो टॉपिक है उससे हम प्रारंभ करते हैं। समास प्रकरण। समास, समास सम प्लस आस, इसका ये संधि विच्छेद हो गया। समास कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। मकार को अनुस्वार में बदलना या उसमें नहीं बदलना, दोनों नियम। मकार को अनुस्वार में बदलना अनुस्वार संधि कहलाती है। ये इसका संधि विच्छेद है। समास लक्षण सम सनम समास। ये इसका लक्षण है। समास का जो लक्षण दिया है वो दिया है सम सनम समास। आइए, सम सनम, सम सनम का जो अर्थ है वो अर्थ है सम क्षिप्ति कर्म। ये इसका अर्थ है। सम सनम समास है, इसका लक्षण है समास का। सम सनम का अर्थ है संक्षिप्ति कर्णम, अर्थात छोटा। मित्रों, हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में दो बिंदु हैं जिसका प्रयोग हिंदी में अधिकांश, उसका प्रश्न हर क्लास में आता है। संस्कृत साहित्य में उसका प्रश्न किसी किसी क्लास में आता है और किसी किसी कक्षा में नहीं आता। आपने दो नाम पढ़े, एक है पल्लव, और एक होता है शीर्षक यानी संक्षिप्ति कर्म। पल्लवन, पल्लवन का अर्थ है कि छोटे रूप को, किसी छोटी अवस्था को विशाल अवस्था में प्रकट करना पल्लवन कहलाता है। शीर्षक या संक्षिप्ति कर्णम बड़े रूप को, विशालकाय पर्वत को, विशालकाय पर्वत को छोटे रूप में प्रकट करना, ये शीर्षक या संक्षिप्ति कर्णम कहलाता। किसी की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना एक अलंकार भी है, हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। किसी की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना वह पल्लवन होता है। अतिशयोक्ति होती है, उसकी अत्यधिक प्रशंसा होती है तो वह पल्लवन हो जाता है, अर्थात उसका विशाल रूप होता है। जैसे आपने सुना है कि भगवान राम ने
सुग्रीव की मित्रता के माध्यम से पवन पुत्र हनुमान सीता जी की खोज करने के लिए लंका में गए, तो वहाँ उन्होंने लंका दहन किया। तो तुलसीदास जी ने, विद्वानों ने उसका वर्णन कुछ अधिक रूप में किया, तो यही उसकी प्रशंसा अधिक रूप में की गई। तो वहाँ होता है पल। क्या कहा था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाज। हनुमान की पूंछ, रचना करने वालों ने हनुमान जी की इतनी प्रशंसा की कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी। उससे पहले लंका निवासी अर्थात राक्षस गण सभी लंका को छोड़कर भाग गए और समस्त लंका नगरी को जला दी। यही उसका पल्लवन। मित्रों, ये पल्लवन और शीर्षक होता है छोटा रूप। यानी आपने अपठित गद्यांशों का अध्ययन किया है। अपठित गद्यांश का एक प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो वो शीर्षक जो है वही समास है। ये आपको नॉर्मल बेस पर परिभाषित किया है। उस गद्यांश का जो शीर्षक है वही संक्षिप्तीकरण है, वही समास है। अर्थात दो पदों के परस्पर मेल को हम समास कहते हैं। वर्णों की मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। मित्रों, बच्चों, जब हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें हमें व्याकरण के अन्य बिंदु जो हैं उन सभी बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए एक बिंदु यदि आप जानते हैं तो ऐसा मत समझिए कि हम विद्वान हैं। अर्थात हमें प्रत्येक बिंदु पर ध्यान रखना है, प्रत्येक बिंदु को समझना है। समास जब हम करते हैं, दोनों पदों को मिलाते हैं, जब दोनों पद मिलेंगे तो दो वर्ण यदि नहीं मिलेंगे तो दोनों शब्द एक साथ नहीं जुड़ेंगे, तो वहाँ भी हमें संधि की आवश्यकता होती। इसलिए संधि का विशेष ध्यान रखें। समास सम सनम समास है। सम सनम का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। समास इसके बाद आता है प्रकार। मुख्य रूप से समास चत्वार यानी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं इसके 5 प्रकार भी माने जाते हैं। अब समस्या ये आती है कि हमें समास 4 लिखने हैं या 5 लिखने हैं। मित्रों, मेरे अनुभव से आपके सिलेबस में जिन प्रकारों का वर्णन दिया है वही उत्तर राइट माना जाता है। ये
आप भी जानते हैं, आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आंसर उसका उत्तर आप सही लिखते हो क्योंकि आपने पढ़ा है, लेकिन आपने एक ही पुस्तक का अध्ययन किया है, किसी दूसरी पुस्तक का अध्ययन नहीं किया। जब प्रश्न चेक किया जाता है तो उस प्रश्न के उत्तर को गलत सिद्ध कर दिया जाता है। इसका मतलब है जो प्रश्न हमें मिला है, जिस प्रश्न का निर्माण किसी ने किया है, उसने उस भाव से ना करते हुए किसी दूसरे भाव से किया है। अर्थ सभी का समान होता है, लेकिन उस भाव से किया है, इसलिए वो आंसर जो होता है, वो उत्तर जो होता है, हमारा गलत मान लिया जाता है। समास लेकिन मुख्य रूप से जैसे संधियां होती हैं, संधि 5 प्रकार की, जो अच संधि है वो 5 प्रकार की ही मुख्य मानी जाती है। जो संधि जो है वो 3 प्रकार की मुख्य मानी जाती है, लेकिन आपने भी कहीं पढ़ा होगा, सुना भी होगा, हमने तो आपके लिए बताया है कि संधियां 5 प्रकार की भी मानी गई थी। ये प्रश्न 12th क्लास में करीब 2012 के कोर्स में भी ये 5 प्रकार की संधियों का वर्णन उसमें था। समास 4 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, लेकिन कहीं कहीं पर इनको 5 भागों में भी दर्शाया गया। यथा नंबर 1 पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। ये जो तत्पुरुष समास है, ये जो तत्पुरुष समास है, ये 2 प्रकार का होता है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, और ये है कर्मधारय समास। द्विगु समास। इस प्रकार से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। असली जो नंबर है वो अभी नंबर हुए 2। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, और नंबर तीसरा है द्वंद्व समास, और नंबर 5वां है ये 5वां समास है। आप जानते हैं बहु बहुत बुरी समास। बहु बहुत बुरी समास अर्थात बहुव्रीहि समास। इसका नाम है बहुव्रीहि समास। लेकिन ये 4 समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन समासों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये 6 समास है, और जो समास है कर्मधारय समास और द्विगु समास है, दोनों ही समास तत्पुरुष समास के उपभेद माने गए, इसलिए इनकी संख्या हो जाती है 6। कुल
प्रकारों के आधार पर यदि प्रश्न हो तो समास लिखने हैं 6, और यदि समास के भेद पूछता है तो आपको समास के भेद लिखने हैं 4। नन तत्पुरुष समास, ये भी इसी समास का एक भाग है। अलूक समास, एक अलूक समास है जिसे 5वें समास में गिना जाता है। ये है अलूक समास और नन तत्पुरुष समास, ये इसी का भेद है। 5वां भाग जब इसका मानते हैं तो इस समास को इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इनकी संख्या 5 मान ली जाती है। इस प्रकार से इसके बाद अब प्रश्न उठता है कि समास में पद जो होते हैं, पद कितने होते हैं? पद होते हैं 2। नंबर 1 पूर्व पद और नंबर 2 उत्तर पद। पदों की जो संख्या है समास में वो है 2, पूर्व पद और उत्तर पद। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ये परिभाषा है। 2 या 2 से, यानी 2 से ज्यादा भी पद हो सकते हैं, लेकिन अंतिम जो पद है उसे उत्तर पद मानते हैं। उससे पहले चाहे 1 पद दिया हो, चाहे 2 पद दिए हों, चाहे 4 पद दिए हों, उन सभी पदों को हम पूर्व पद की श्रेणी में रख दें। इस प्रकार से हम इन पदों की स्थिति जो है उस स्थिति को ज्ञात करते हैं। समास में समासे कति पदा भवन्ति, समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पूर्व पदम उत्तर पदम से, पूर्व पद और उत्तर। अंतिम पद जो है उसे उत्तर पद कहते हैं। उससे पहले जितने भी पद हैं उन्हें हम पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद के अंत में जो विभक्ति लगी होती है उसी में हम परिवर्तन करते हैं, उसी विभक्ति को हटाते हैं और उसी विभक्ति को जोड़ते हैं। उत्तर पद में विभक्ति समास नियम के अनुसार उत्तर पद में, यानी पूर्व पद को उत्तर पद में जोड़ने के बाद उत्तर पद में जो विभक्ति परिवर्तन किया जाता है वो समास नियम के अनुसार किया जाता है। यदि समास का कोई नियम नहीं हो विभक्ति लगाने का तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करें। इस प्रकार से यहाँ तक समास सम प्लस आस इसका लक्षण है। सम सनम समास है। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। सम सनम का अर्थ है संक्षिप्ति करना। समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं 5 प्रकारों का वर्णन भी किया है। 4 प्रकारों में आय, वे, के, तो, दे, दे। अब के, तो, दे, दे, इस प्रकार से 4 ये जो 6 समास है उनका वर्णन हो जाता है। अब के, तो, दे, दे, ये इसका शॉर्ट नाम है। अब के, तो, दे, अब के, तो, दे, दे। ए अव्ययभाव वे बहुव्रीहि समास के, कर्मधारय समास ते, तत्पुरुष समास दे, द्विगु समास दे और द्वंद्व समास। इसके बाद अब 2 बिंदु आते हैं और उन बिंदुओं का नाम है समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है और समास विग्रह को जोड़ना समस्त पद कहलाता है। ये आपने नोट कर लिया होंगे, यदि नहीं किए हो तो आप
एक बार फिर से देखें। अगला समास विग्रह। समास विग्रह समस्त पद को, समस्त पद को तोड़ना या विभक्ति सहित लिखना। विभक्ति सहित लिखना अर्थात लिखने को हम समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह में एक विशेष आपको याद रखना है, समास विग्रह में कहीं पर भी प्लस का निशान नहीं है। बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं, समास विग्रह में भी प्लस का निशान लगा देते हैं, लेकिन इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उसका वर्णन भी हम बतलाएंगे, और वो है समास योजक चिन्ह। अब आता है समस्त पद। समस्त पद, समस्त पद का मतलब है कि विग्रह को जोड़ना। विग्रह को जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं? जोड़ना या पहले पद की विभक्ति को हटाकर, पहले पद की विभक्ति को हटाकर उसे जोड़ना ही समस्त पद कहलाता। पहला पद यानी पूर्व पद, पहले पद में ही विग्रह जब करते हैं उसमें विभक्ति लगाते हैं नियम के अनुसार। जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं तो पहले ही पद की विभक्ति को हटाते हैं। अंतिम पद में चाहे वो समस्त पद हो चाहे विग्रह हो, उसमें परिवर्तन हम तब करते हैं जब समास का नियम कहता है। यदि समास का नियम नहीं कहता है तो हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान या परिवर्तन नहीं कर सकते। यह है समास विग्रह और यह है समस्त पद। इसके बाद चिन्ह। समास का जो चिन्ह है वो होता है समास योजक चिन्ह। और समास योजक चिन्ह लगाते हैं डैश जिसे बोलते हैं। ये समास योजक चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। यदि ये चिन्ह भी आपको कब करना है? जब समस्त पद प्रश्न जो दिया है उसको भी आप लिखते हो तो हमें ऐसे चिन्ह की आवश्यकता पड़े। यदि आप सीधा उत्तर देते हैं, सीधा उत्तर यदि आप दे रहे हैं, सीधा आंसर यदि आप लिख रहे हो तो आपको इस चिन्ह को लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। ये उदाहरण है सीतापति। सीता का पति, और इसका समास विग्रह होगा तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष इसका नाम है सीताया पति। षष्ठी तत्पुरुष। ये प्रश्न दिया हुआ है सीतापति इति पदे। सीतापति इति पदे के समास। समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। या फिर सीतापति इति पदस्य विग्रह करो, विग्रह कीजिए
तो आप सीधा इसका उत्तर भी लिख सकते हो, उत्तरम सीताया पत्र। ऑप्शन में यदि प्रश्न आता है तो आपको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आप यदि प्रश्न को लिखते हो तो ये समास योजक चिन्ह लगाना आपको अति आवश्यक है, और यदि सीधा आंसर यदि आप देते हो तो इस चिन्ह की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से ये समास को हमने प्रारंभ किया है। इसके बाद हम पहला जो समास है अव्ययी भाव समास, उसे हम प्रारंभ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।